तो गुड मॉर्निंग। मैं कल गुवाहाटी पहुंचा और इसलिए मैं आज सुबह वीडियो बना रहा हूँ और शाम को वीडियो आएगा तो आप समझ लेना कुछ भी, और वीडियो जब भी देखोगे वो समझ लेना गुड डैश। तो आज हम लोग वीडियो में क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को चूज किया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो आप समझ लेना कि आपका बेसिक ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे ना तो आप समझ लेना कि आपको बेसिक थोड़ा वो है, इंप्रूवमेंट चाहिए आपको बेसिक में, है ना। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, तभी जाके आपको समझ में आएगा, मजा आएगा मतलब समझ के। अगर आप नहीं कर पाए, अगर कर पाए तो वेल एंड गुड। मैंने कम्युनिटी पोस्ट और व्हाट्सएप वगैरह में कल डाला हुआ है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो तो आपको पता ही है, लिंक्स वगैरह दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को चेकआउट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप बीएससी एमएससी में हो, जेम नेट गेट एक्सेट्रा देने की सोच रहे हो तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, ये थ्योरी क्लास तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे पाऊंगा सब कॉन्सेप्ट का, लेकिन इस क्वेश्चंस में जो जो इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट है उसको मैं ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा दूंगा आपको, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का बारे में बात करेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स का ये डेफिनेशन नहीं है, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट से जो हम लोग समझते हैं, ये डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन बाद में आते हैं। तो डेफिनेशन ये है कि देखिए, मैंने लीनियर अलजेब्रा का बहुत सारे क्लासेस में मैंने बोला है, मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन क्या ये अलग अलग है? नहीं, ये अलग अलग नहीं है, ये सेम चीज ही है। तो मैं यहाँ पे इसलिए लिखा सिंगुलर मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन। तो मान लेते हैं कि कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी एफ एन एफ टू एफ एन एफ, तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में इसका क्या बनेगा ऑर्डर, इसका डायमेंशन एन, इसका डायमेंशन एन, तो एन क्रॉस एन बन जाएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। ये मैं सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए ऐसा टाइप के एग्जांपल लिया। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक आपको पता होना है, ठीक है, मैं बेसिक में ज्यादा वो नहीं करूंगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टीज में आपको पता है कि टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो ही होता है हमेशा, है ना। टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी गोज टू एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ये आपको पता है। तो और कर्नल का डेफिनेशन क्या होता है? कर्नल का डेफिनेशन होता है ऑल दोस एलिमेंट्स फ्रॉम एफ एन एफ, ये डोमेन x बिलोंग्स टू एफ एन एफ सच दैट tx इक्वल टू जीरो, ये डेफिनेशन होता है कर्नल का, ठीक है, ये भी आपको पता है। अभी सुनिएगा अच्छे से, t ऑफ जीरो ऑलवेज गोज टू जीरो, ये ऑलवेज होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी है। अगर ये नहीं हुआ तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं। अभी क्या एक नॉन जीरो वेक्टर जीरो में जा सकता है? मैं अगर x नॉट इक्वल टू जीरो लू, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो जीरो गोस टू जीरो, अगर मैं एक नॉन जीरो वेक्टर x लू, क्या वो जीरो पे जा सकता है? ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आना है, t ऑफ x इक्वल टू जीरो हो सकता है? हाँ हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहां से डेफिनेशन निकल के आता है कि इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर x नॉट इक्वल टू जीरो, अरे नॉन जीरो वेक्टर मतलब तो वही x नॉट इक्वल टू जीरो, सच दैट tx इक्वल टू जीरो हो जाए, तब हम लोग उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे और सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर से समझ लीजिए, टी ऑफ जीरो हमेशा जीरो होता है, ठीक है, टी ऑफ जीरो हमेशा जीरो आता है। क्वेश्चन आता है कि क्या नॉन जीरो वेक्टर लेने पर क्या वो जीरो पे जाएगा? अगर नॉन जीरो वेक्टर हमको कोई एक मिल जाए सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, तब हम लोग उस मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? अभी सिमिलरली अगर हम लोग को देयर डज नॉट एग्जिस्ट x नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट t ऑफ x इक्वल टू जीरो, मतलब ये होता ही नहीं, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर नहीं मिलता है, तो अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर, इसका उल्टा मतलब, ठीक है। तो यहां से एकदम बेसिक में समझिए, मतलब इजीली कैसे समझोगे? नॉन सिंगुलर, नॉन यहाँ पे वर्ड आता है नॉन, नॉन मतलब नहीं, नहीं, तो नहीं मतलब कोई भी नॉन जीरो वेक्टर नहीं मिलता है, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। और सिंगुलर यहाँ पे नॉन है क्या? यहाँ पे नॉन नहीं है ना, मतलब यहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स, ठीक है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है। फिर यहां से आपका प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट का हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स
स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वही, सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पे भी सेम वही, नॉन मतलब नॉट इक्वल टू जीरो और सिंगुलर मतलब वही इक्वल टू जीरो। ये समझ लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इजीली आप रिमाइंड कर पाओगे, दिमाग में बैठा पाओगे। ये आपको समझ में आया शायद। ये डेफिनेशन है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और डेफिनेशन से ये सब आता है कि डिटर्मिनेंट कैसे आते हैं, ये मैं अभी डीप में नहीं जा रहा। ठीक है, ये हो गया सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अभी आते हैं आइगन वैल्यूज पे, क्योंकि यहाँ पे आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, आपको अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बोलिएगा जरूर। ठीक है, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेके आ जाऊंगा उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अभी देखिए आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन लो आप। ये मैंने ए मैट्रिक्स चूज किया, इसका ऑर्डर मैं सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए n क्रॉस n ले रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। यहाँ पे m क्रॉस n भी हो सकता है, मैंने ऐसे ही n क्रॉस n ले लिया। एंट्रीज फ्रॉम फील्ड f, ठीक है, f से मैंने एंट्रीज डाला, उस मैट्रिक्स में एंट्रीज डाला, फील्ड f। अभी इफ फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू f, कोई भी मैं अगर फील्ड से एक स्केलर उठाया, इफ फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू f, देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट है ए नॉन जीरो, ये इंपॉर्टेंट है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर x such that t of lambda equal to, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं, t of x equal to lambda x के, देन lambda को हम लोग क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू, और x को क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए कोई भी मैट्रिक्स है, एंट्रीज फ्रॉम f है, अगर कोई भी हम लोग को एक स्केलर मिल जाए, if for some lambda belongs to f, there exists a नॉन जीरो वेक्टर, ये नॉन जीरो होना पड़ेगा, x को नॉन जीरो होना पड़ेगा, ये डेफिनेशन में ही है। ठीक है, such that t of x, आप ट्रांसफॉर्मेशन में x पुट करो, और पुट करने के बाद अगर ऐसा फॉर्म आ जाए, हम लोग ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं t of x इक्वल टू लैम्डा x। और यहाँ पे मैं t क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पे तो मैंने a लिया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू लैम्डा x। सॉरी, सेम चीज है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ax इक्वल टू लैम्डा x हो जाए, तब हम लोग लैम्डा को आइगन वैल्यू बोलेंगे, x को आइगन वेक्टर बोलेंगे। ये आपका क्लियर है 1 2 3, हाँ है, मैं मान लेता हूं कि है। ठीक है, ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का एकदम बेसिक डेफिनेशन है। अभी देखिएगा, ठीक है, अभी देखिएगा, x इक्वल टू लैम्डा x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिएगा, ये x माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0 लिख पाऊंगा ना, मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया। अभी क्या मैं इसको ऐसा लिख पाऊंगा, a माइनस लैम्डा, यहाँ पे i हो जाएगा, x इक्वल टू 0, x को मैंने कॉमन ले लिया, और लैम्डा के साथ कुछ तो मैट्रिक्स होना पड़ेगा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं, लैम्डा i, a माइनस लैम्डा i x इक्वल टू 0, क्या मैं यहां तक लिख पाऊंगा, हाँ। ठीक है, ये इफ एंड ओनली, ये इफ एंड ओनली, ये इफ एंड ओनली, मैंने सेम चीज को ही अलग तरीके से लिखा। ठीक है, अभी आप a माइनस लेमडा आई को कोई भी एक मैट्रिक्स b मान लो, bx इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए a भी एक मैट्रिक्स है, i भी एक मैट्रिक्स है, तो a माइनस लेमडा भी एक मैट्रिक्स बनेगा। मान लेते हैं कि ये b है, bx इक्वल टू 0। यहां तक आप समझ गए, यहां तक मैं स्टॉप करता हूं। अभी देखिए, अभी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर समझ गए ना। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स का एक सिंपल प्रॉपर्टी है, एक देखिएगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स और ट्रेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम लोग अगर आपको ट्रेस निकालने बोले, आप क्या करोगे, अगर आपको आइगन वैल्यूज पता है, आइगन वैल्यूज को सम कर दो, डिटरमिनेंट निकालना है, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर दो। तो ये एक सिंपल चीज है, सुनिएगा, अगर हम लोग के पास डिटरमिनेंट कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो क्वेश्चन है कि क्या इसका आइगन वैल्यू सब नॉन जीरो होगा, क्या ए का आइगन वैल्यू सब नॉन जीरो होगा, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं होगा। क्योंकि अगर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज का मैं प्रोडक्ट करूं, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3, मान लेते 3 आइगन वैल्यूज है, तीनों ही नॉन जीरो है, और ये डिटरमिनेंट देता है, तो ये भी तो नॉन जीरो हो जाएगा ना, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आपको, हाँ। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, तो इसका एक आइगन वैल्यू तो लैम्डा हो, इसका एक आइगन वैल्यू तो 0 होगा ही। ठीक है, मिनिमम एक तो होगा, अभी कितना सारा होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक आइगन वैल्यू तो 0 होगा ही।
क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट हो जाता है, और हम लोग को डिटर्मिनेंट क्या चाहिए 0, और प्रोडक्ट क्या है लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू, तो मतलब 0 को तो एक बार आना पड़ेगा ही मिनिमम। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो एक आइगन वैल्यू तो 0 आना पड़ेगा ही। ये भी एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको पता है शायद। अभी देखिए नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे एल्जेब्रिक, अच्छा ठीक है ये बाद में आते हैं। अभी देखिए x इक्वल टू लैम्डा एक्स, और इफ एंड ओनली इफ मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं है आई होप, ठीक है। अभी देखिएगा मैंने क्या बताया कि A अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पे लिया, I भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी n क्रॉस n बनेगा, तो A माइनस लेमडा I भी तो एक n क्रॉस n मैट्रिक्स ही बनेगा ना, है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा A माइनस लेमडा I को मैंने अगर B एज्यूम किया, इसका ऑर्डर अगर n क्रॉस n है तो B का भी तो n क्रॉस n ही होगा ना। यहां तक हम लोग पहुंच गए, bx इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली bx इक्वल टू 0, यहां तक हम लोग पहुंचे ना। देखिए यहां तक मैंने पहुंच गया। अभी देखिए, अभी सिंगुलर नॉन सिंगुलर को याद करिए, ठीक है। अभी B एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस n, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, bx इक्वल टू 0 हो रहा है, और x क्या है, x नॉन जीरो है ना, x नॉन जीरो है ना, मतलब देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे देखिए मैंने जो लिखा, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर x such that tx इक्वल टू 0 हो रहा है ना। यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे b दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे देयर एग्जिस्ट x नॉट इक्वल टू 0 such that bx इक्वल टू 0 हो रहा है ना। ध्यान से सोचिए थोड़ा, ठीक है। तो मतलब देखिए ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का डेफिनेशन है, ये इफ एंड ओनली अगर ये होता है x इक्वल टू लैम्डा x होता है, तो मैंने यहां से ये भी तो निकाल डाला कि ये भी होगा इफ एंड ओनली bx इक्वल टू 0। तो यहां से मैं क्या क्या एक्सप्लेनेशन, क्या मतलब क्या कंक्लूजन लिख पाऊंगा कि इफ एंड ओनली b इज सिंगुलर, है कि नहीं, है कि नहीं। bx इक्वल टू 0, x इज नॉन जीरो, अगर हम लोग को एक भी नॉन जीरो मिल जाए तो सिंगुलर हो जाएगा, तो यार से बी सिंगुलर। और अभी देखिएगा, सुनिएगा अच्छे से, अगर सिंगुलर है बी का ऑर्डर क्या है n प्लस n, अगर सिंगुलर है तो इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 होगा ना, होगा ना, यस। और हम लोग ने बी को क्या एज्यूम किया, बी को मैंने एज्यूम किया a माइनस लेमडा आई, तो इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 होगा ना, हाँ होगा। तो मतलब अभी देखिए फिर से मैं बोल देता हूं यहां तक, a माइनस लेमडा इक्वल टू 0 होगा ना। अभी देखिएगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स मान लेते n क्रॉस n मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 है, तो उसका जो रैंक होगा वो कभी भी इक्वल टू n नहीं हो सकता, ये हमेशा नॉट इक्वल टू n होगा, ठीक है। ये रैंक नलिटी थ्योरम से आता है, ठीक है। और नलिटी ऑफ a क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये मैंने क्या नॉट इक्वल टू n, हाँ ठीक ही किया। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 है तब रैंक n हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर रैंक n हो तब डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो n इक्वल टू, ये रैंक नलिटी थ्योरम से आता है, n इक्वल टू रैंक प्लस नलिटी, ठीक है। अगर नलिटी अभी दिखे, अगर, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा एक्सप्लेन में थोड़ा वो कर रहा हूं। देखिए रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलता है, n इक्वल टू रैंक प्लस नलिटी। अगर रैंक नॉट इक्वल टू n है तो नलिटी क्या जीरो हो सकता है, क्या जीरो हो सकता है, सुनिएगा, यहाँ पे n है, यहाँ पे n नहीं हो सकता, यहाँ पे जीरो हो सकता है क्या। अगर नलिटी जीरो हो जाए तो रैंक को तो n होना पड़ेगा ना, वही ये थोड़ा बेसिक है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ देखिए, अगर नलिटी जीरो हो जाए तब तो रैंक को n होना पड़ेगा ना, रैंक नलिटी थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि रैंक आपका n नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली नलिटी भी जीरो नहीं हो सकता। यहां से मैंने ये बताया, ये दो चीज बताया कि डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तब जो रैंक होता है वो कभी भी बराबर n नहीं हो सकता। तो रैंक ऑफ ए जो होता है हमेशा लेस देन n होता है, और नलिटी ऑफ ए जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। ये यहां से आपको पता चला डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 का डिटर्मिनेंट अगर 0 आया तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई
should be less than n and nullity of a minus lambda I should be greater than 0. ठीक है, मतलब 0 नहीं हो सकता। यहां से मैं क्या बोल पाऊंगा कि रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा I नॉट इक्वल टू n एंड नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा I नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब मैंने डिड्यूस किया, एक सिंपल डेफिनेशन से डिड्यूस किया। कौन सा डेफिनेशन था? आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या बोलता है? कोई भी अगर लैम्डा बिलोंग्स टू एफ है, एक नॉन जीरो वेक्टर एक्स है, एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स अगर हो जाए, तब हम लोग लैम्डा को आइगन वैल्यू बोलेंगे, एक्स को नॉन आइगन वेक्टर बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू। तो एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स से मैंने हमने ये डिड्यूस किया, ये डिड्यूस किया, फिर हम लोग ने ये डिड्यूस किया कि जो a माइनस लैम्डा ई मैट्रिक्स बनेगा, ये क्या मैट्रिक्स बनेगा? सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट 0 बनेगा, मतलब उसका जो रैंक होगा वो n नहीं हो सकता, उसका जो नलिटी होगा वो 0 नहीं हो सकता, वो n से छोटा होगा और नलिटी 0 से बड़ा होगा। ये सब मैंने डिड्यूस किया। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट होना है दिमाग में। मैं बोलता हूँ, मैं एक्सप्लेन अच्छे तरीके से नहीं करूंगा, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में चल जाता हूँ। एनीवे, आपको समझ में आना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक समझ में आया तो लाइक कर दीजिए प्लीज और कमेंट कर दीजिए। अभी नेक्स्ट, अभी यहां तक हम लोग ने रिड्यूस कर दिया। अभी देखिए, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे यूज होगा, तो मैं सिंपल में बोल देता हूं। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स का तो एक आइगन वैल्यूज होता है ना। आइगन वैल्यूज अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा? लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा n रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी आइगन वैल्यूज रिपीट करता है ना, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, इसका आइगन वैल्यूज क्या है? 1 1 और 3। ठीक है, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या रहेगा पता है आपको? कैसे चेक करना है? 1 कितना बार रिपीट हो रहा है? 1 यहाँ पे कितना बार रिपीट कर रहा है? एक बार, दो बार। तो इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या रहेगा? 2। और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 क्या रहेगा? 1, क्योंकि 3 एक बार ही रिपीट कर रहा है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, मतलब आइगन वैल्यू कितना बार रिपीट कर रहा है उसको हम लोग एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। मान लेते हैं एक 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है और इसका आइगन वैल्यू से मान लेते हैं 0 0 0 4 4। ठीक है, इसका आइगन वैल्यू ये है, ऐसे ही मान लेते हैं। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 क्या रहेगा? 0 कितना बार रिपीट कर रहा है? 1 2 3, 3 रहेगा। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 क्या रहेगा? 4 कितना बार रिपीट कर रहा है? 2। तो ये सिंपल डेफिनेशन है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हम लोग किसका चेक करते हैं? आइगन वैल्यू का चेक करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने एम ऑफ लैम्डा लिखा। और अभी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू, ये कैसे होगा? देखिए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू है तो आपके पास ax इक्वल टू लैम्डा एक्स हो रहा है, मतलब, और a एक मैट्रिक्स है तो a माइनस लैम्डा आई भी एक मैट्रिक्स बनेगा। a माइनस लैम्डा आई, मान ये n क्रोस n मैट्रिक्स बनेगा क्योंकि मैंने a को n क्रोस n मैट्रिक्स किया। कुछ भी हो सकता है। तो अभी देखिएगा, सिंस लैम्डा आइगन वैल्यू है, a माइनस लैम्डा एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो इसका जो नलिटी है, नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई, क्या ये 0 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ये देखिए डेफिनेशन से, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई क्या 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो नलिटी ऑब्वियसली कुछ एक नंबर होगा ना, ग्रेटर देन 0, है ना। तो जो नलिटी होता है ना, नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई होता है ना, उसको ही हम लोग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, कुछ तो होगा 0 को छोड़ के। ठीक है, तो जो होगा उसको हम लोग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन ये है, आप ऐसे समझिए। a माइनस लैम्डा आई, इसका नलिटी निकाल दो, वही ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा। अरे यहाँ पे मैं रैंक क्यों लिख रहा हूँ? सॉरी, नलिटी होगा। ठीक है, अभी डायगोनलाइजेबल देखिए, डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल, इसका मैं सिंपल, बहुत डेफिनेशन है इसका। ठीक है, इसका इफ ए एन लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। डायगोनलाइजेबल में अभी यहाँ पे बस ये चेक करिए कि एम इक्वल टू जीएम हो रहा है कि नहीं फॉर ऑल आइगन वैल्यूज लैम्डा। और सब आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए एम इक्वल टू जीएम हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो डायगोनलाइजेबल, अगर नहीं हो रहा, अगर एक भी आइगन वैल्यू के लिए एम इक्वल टू जीएम नहीं हो रहा, तो हम लोग उसको डायगोनलाइजेबल नहीं बोलेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट्स है जो क्वेश्चन में यूज आएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी देखिए, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर यहाँ तक आपको मजा आ रहा है ना, ठीक है, सच में कुछ वैल्यू मिला, अगर सच में कुछ वैल्यू मिला, कुछ भी एक नया सीखने को मिला, तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया, आइगन वैल्यू से डिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो डिडक्शंस है ना, ये तो माइंड में फिट कर दीजिए। ये सब डिडक्शंस कि आइगन वैल्यूज का देखिए,
अगर ये हो जाए तो अगर लेमडा को आइगन वैल्यू बोल देंगे, अगर ये हो जाए लेमडा को आइगन वैल्यू बोल देंगे, ऐसा करके इफ एंड ओनली इफ है। हाँ, ये सब अभी देखिए, लेट ए बी ए 6x6 सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 है, सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने एक्सप्लेन किया। और अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो एक आइगन वैल्यू तो 0 होगा ही, लैम्डा 1 इक्वल टू 0 होगा ही, है ना। देयर एग्जिस्ट लैम्डा 1 सच दैट लैम्डा 1 इक्वल टू 0। कितना बार कितना रिपीट करेगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है। अभी ए 6x6 मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यूज हम लोग के पास कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने यहां तक फर्स्ट लाइन से मैंने ये डिड्यूस किया, सच दैट रैंक ऑफ ए माइनस 6 इक्वल टू 6। क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि रैंक ऑफ ए माइनस 6 इक्वल टू 6, रैंक ऑफ ये इक्वल टू 4, ये इक्वल टू 4। अभी देखिए, रैंक ऑफ ए माइनस 6 इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो आपको यहां से सोचना है ये तो ए माइनस लेमडा ही टाइप का है ना, और यहां से ही तो हम लोग ने आइगन वैल्यूज का डिडक्शन किया था, है ना। और ए माइनस लेमडा भी 6x6 मैट्रिक्स ही बनेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे बोला है रैंक ऑफ ए माइनस 6 इक्वल टू 6, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या 6 आइगन वैल्यू हो सकेगा। आप सोचिए, टाइम लीजिए 1 मिनट, ठीक है। क्या आइगन वैल्यू हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए आइगन वैल्यूज का डेफिनेशन में कि रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा नॉट इक्वल टू एन, ये एन के बराबर नहीं हो सकता, उसको एन से छोटा ही होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एन क्या है, 6 है, और यहाँ पे ए माइनस 6 भी 6 हो गया। क्या 6 आइगन वैल्यू हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। यहां से मैंने डायरेक्टली बोल दिया, देखा ये डिडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अभी देखिएगा, रैंक ऑफ ए माइनस 4 इक्वल टू 4, मतलब लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, लैम्डा इक्वल टू 4 है, तो क्या 4 आइगन वैल्यू हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये जो 4 आया है ये 6 से छोटा है, तो यहाँ पे 4 एक आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू है, ठीक है। मतलब मुझे और एक आइगन वैल्यू मिल गया, लैम्डा 2 इक्वल टू 4, लैम्डा 1 इक्वल टू 0, ठीक है, लैम्डा 2 इक्वल टू 4, लैम्डा 2 इक्वल टू 4। अभी देखिए, रैंक ऑफ ए माइनस आई, मतलब यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या है, 1, तो क्या 1 आइगन वैल्यू है, हाँ है, क्योंकि 3 6 से छोटा है, तो 1 भी एक आइगन वैल्यू है। मतलब हम लोग के पास 3 आइगन वैल्यूज मिल गया यहाँ तक कि 0 आइगन वैल्यू है, 4 आइगन वैल्यू है, 1 आइगन वैल्यू है। लेकिन हम लोग को तो और 3 चाहिए, है ना। हम लोग के पास लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6 चाहिए ना। अभी आप कैसे करोगे, यहां तक आपने रिड्यूस कर लिया, यहां से और भी डिडक्शन है, देखिएगा यहां से हम लोग ने कौन आइगन वैल्यू होगा कौन नहीं होगा, यहां से हम लोग ने ये डिड्यूस कर दिया, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हुआ। अभी देखिए, अभी हमको जानना है कि और कौन कौन आइगन वैल्यूज होगा, या कौन कितना बार रिपीट करेगा। मुझे तो नहीं पता ना कि 0 कितना बार रिपीट करेगा, या 4 कितना बार रिपीट करेगा, या 1 कितना बार रिपीट करेगा। अभी देखिएगा, रैंक ऑफ ए माइनस 4 इक्वल टू 4, ठीक है। ए माइनस 4 को आप ऐसे कोई भी एक मैट्रिक्स बी मान लो, तो रैंक ऑफ बी इक्वल टू 4, तो नलिटी ऑफ बी क्या होगा, बी 6x6, ए माइनस लैम्डा 6x6 मैट्रिक्स ही बनेगा, तो रैंक नलिटी थ्योरम से 6 इक्वल टू 4 प्लस नलिटी, तो नलिटी क्या हो जाएगा 2। और इसको भी मैं अगर कोई भी मैट्रिक्स मान लूं, रैंक ऑफ बी डैश इक्वल टू 3 है, तो नलिटी ऑफ बी डैश क्या होगा, ठीक है, वही बी डैश भी एक 6x6 मैट्रिक्स बनेगा, रैंक नलिटी थ्योरम n इक्वल टू 6 इक्वल टू 3 प्लस नलिटी, नलिटी क्या हो जाएगा 3। यहां तक आपका क्लियर हुआ है कि नहीं, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। तो यहां से हम लोग ने क्या डिड्यूस किया कि नलिटी ऑफ a माइनस 4i इक्वल टू 2 एंड नलिटी ऑफ a माइनस i इक्वल टू 3। और अभी ध्यान दीजिए, नलिटी ऑफ a माइनस 4i 4 आइगन वैल्यू है, तो उसका नलिटी a माइनस 4i को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 इज व्हाट, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज व्हाट, इक्वल टू नलिटी ऑफ ये, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगा 3। यहां तक आपको समझ में आया, ये देखिए डेफिनेशन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का, नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा i, तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया। अभी यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एएनजीएम का, जो आप लिख लो अगर आपको नहीं पता, कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करूंगा, ऐसे ही वीडियो लंबा हो गया मुझे पता है, और मैं लंबा नहीं करना चाहता। तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है हमेशा, ठीक है। कोई भी आइगन वैल्यू के लिए एम हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम होता है। अभी देखिएगा, लैम्डा 3 इक्वल टू 1,
उसका कोरस्पोंडिंग हम लोग के पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना मिला है, 3 मिला है ना। तो मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1, और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। तो मतलब algebraic multiplicity of 1 is greater than equal to 3, मतलब 1 कितना बार रिपीट करेगा। algebraic multiplicity मतलब क्या, कि वो आइगन वैल्यू कितना बार रिपीट करता है। तो मतलब यहां से हमको क्या पता चला कि जो 1 है वो मिनिमम मिनिमम 3 बार तो रिपीट करेगा ही, है ना। मतलब am इक्वल टू 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम तो 3 होगा ना। तो पहले आप मिनिमम को ले लो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम नहीं मतलब मिनिमम तो 3 बार तो होना ही है। तो लैम्डा 3 अगर 1 है, आप लैम्डा 4 को भी 1 ले लो, लैम्डा 5 को भी 1 ले लो, है ना। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। अभी लैम्डा 6 क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता। तो आप नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे। अभी देखिए एम ऑफ लैम्डा इक्वल टू, देखिए कौन सा था, लैम्डा 2 इक्वल टू 4, हाँ। तो लैम्डा 2 इक्वल टू 4 ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा 2 इक्वल टू 4, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 हम लोग ने क्या निकाला, 2 निकाला। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 4 कितना बार रिपीट करेगा, मिनिमम। मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन मिनिमम तो 2 होगा ना। तो आप 2 को लिख दो, मतलब मिनिमम 2 बार तो रिपीट करेगा ही ना, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे 1 नहीं पुट कर सकता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं तब यहाँ पे 4 को मैं कहां लिखूं, जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे 1 नहीं हो सकता। तो मतलब 4 को तो 2 बार रिपीट करना ही है। तो लैम्डा 6 इक्वल टू क्या होगा, ओनली पॉसिबिलिटी 4 होगा। और 0 भी यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो जाए 4 को मैं कहां पुट करूं, जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे लैम्डा 6 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ऐसे मतलब हम लोग मल्टीप्लिसिटीज को चेक करते हैं कि कौन कितना बार रिपीट करेगा, ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, अगर ये मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, लेकिन 4 को तो हम लोग को 2 बार रिपीट करना ही है ना मिनिमम। एक 1 तो नहीं हो सकता ना, देखिए एम ऑफ 4 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। मिनिमम कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे लैम्डा 6 इक्वल टू 4 ही होना पड़ेगा। ऐसे हम लोग मतलब पॉसिबिलिटीज को, पॉसिबिलिटी नहीं मतलब यही होना पड़ेगा, ये मतलब क्वेश्चन से हम लोग ने ये सब डिड्यूस कर दिया, खत्म काम। आप यहां तक पहुंच गए ना, काम खत्म। मतलब एक 6 क्रॉस 6 मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यूज क्या है, 0 एक बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है, और 1 3 बार आ रहा है, ये आइगन वैल्यूज है। यहां तक आप क्लियर हो गए। और इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2 है। इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2 है। इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 3 है। इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 3 है ना। देखिए 3 एम इक्वल टू जीएम हो रहा है क्या, अभी इसका देखिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है। इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 ही होगा, ठीक है। अभी अभी और हम लोग जो एक बार आता है उसको हम लोग चेक भी नहीं करते। तो एम इक्वल टू जीएम हो रहा है ना फॉर ऑल आइगन वैल्यूज, हो रहा है कि नहीं। तो ए इज डायगोनलाइजेबल, ये सही है, मतलब ए डायगोनलाइजेबल होता है हमेशा। अभी देखिए ए में कितना आइगन वैल्यूज है डिस्टिंक्ट, कौन कौन डिस्टिंक्ट है, वो 0 4 एंड 1 ही डिस्टिंक्ट है ना। तो ए हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो ये भी ऑप्शन ट्रू है ना। रिपीट कर रहा है वो मेरा देखने का वो नहीं है, लेकिन डिस्टिंक्ट कौन कौन है, कौन अलग है, 3 एक अलग है ना भाई। तो कितना अलग है आइगन वैल्यूज, 3 अलग है, तो ये भी ऑप्शन सही है। अभी अभी ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, देखिए ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो 4 + 4 8 9 10 11, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 11 होगा। अब क्वेश्चन में चेक करेंगे कि क्या दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन ऑप्शन क्या था देख लेते हैं कि द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0 1 2 एंड 4। तो ये भी गलत ऑप्शन है, तो ये गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है, और ये सही ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। लेकिन एग्जाम में अगर आप ये कर दोगे आपका 4.75 मार्क्स गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। तो मतलब ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये गलत, ये गलत।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जिन्होंने भी सही किया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मतलब अच्छा किया आप लोग ने। अगर नहीं किया, आई होप जिसने भी नहीं किया उनको इस वीडियो देख के कुछ कुछ भी वैल्यू मिले। ठीक है, मैं बहुत मेहनत से वीडियो को बनाया, बहुत लंबा हो गया, जो भी हुआ। तो अगर आपको इस वीडियो का अच्छे तरीके से समझ में आया ना, मजा आया ना, तो एक लाइक कर दो। मजा आया तो प्लीज शेयर भी कर दो ताकि आपके दोस्त लोग को भी मजा आए, है ना? और सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज। और अगर आप अभी तक मेरे साथ बने रहे हो, जो कि बहुत कम लोग बनते हैं, प्लीज तमाम लिख दो कमेंट में ताकि मुझे पता चले कि कौन लास्ट तक देख रहा है ना? और यही था आज के वीडियो में। नेक्स्ट मिलते हैं कोई भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट्स के बेस पे। कब होगा नहीं पता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद के गाड़ी को आराम से। मिलता है।